कुछ साल पहले जब मैंने कहा था कि ये दशक भारत का है, अब जब हम पॉलिटिकल लोग बोलते हैं तो लोग यही मानते हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये राजनेता तो बोलते रहते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है, आज दुनिया ये कह रही है ये दशक भारत का है। और मुझे खुशी है कि आपने एक कदम और आगे बढ़कर अब भारत द नेक्स्ट डेकेड पर चर्चा शुरू कर दी है। ये दशक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का एक अहम दशक है और मैं मानता हूं कि जो भी जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, कितने ही ऑपोजिशन ख्याल रखते हो, लेकिन ये कहने में क्या जाता है कि भाई ये 10 साल काम करने जैसे हैं, उसमें क्या जाता है। लेकिन कुछ लोग इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि उनके लिए न ये सोचना, न ये सुनना और न ही ये बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है। कुछ लोग खास हंसी शेयर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मेरी बात सही जगह पे पहुंच गई है। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे विषयों पर चर्चा भी बहुत आवश्यक है, मंथन भी बहुत आवश्यक है। लेकिन साथियों, जिस दशक में हम अभी हैं, जो दशक अभी गुजर रहा है, मैं समझता हूं वो आजाद भारत का अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट डेकेड है। और इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। अगला दशक शुरू होने से पहले हम भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनते देखेंगे। अगला दशक शुरू होने से पहले भारतीयों के पास घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी, इंटरनेट, सड़क, हर बुनियादी सुविधाएं उसके पास होगी। ये दशक भारत में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेन, देशव्यापी वाटरवेज नेटवर्क, ऐसी अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिकतम चीजों के निर्माण का दशक होगा। इसी दशक में भारत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी। इसी दशक में भारत को फुल्ली ऑपरेशनल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स मिलेंगे। इसी दशक में भारत के बड़े शहर या तो मेट्रो या नमो भारत रेल के नेटवर्क से जुड़ चुके होंगे। यानी ये दशक भारत की हाई स्पीड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड मोबिलिटी और हाई स्पीड प्रॉस्पेरिटी का दशक होगा। साथियों, आप भी जानते हैं ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है। उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है। मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं, मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं। भारत ने ये साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है। साथियों, आज एक वैश्विक जिज्ञासा, ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने ये कैसे किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया। आजादी के बाद के दशकों में भारत का बहुत समय उसे गलत दिशा में ले जाने में गंवा दिया गया। एक ही परिवार पर फोकस की वजह से देश का विकास डिफोकस हो गया। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप भी ये मानेंगे कि विकसित भारत बनाने के लिए हमने अपने खोए हुए समय को भी रिकवर करना होगा। इसके लिए अभूतपूर्व स्केल और अभूतपूर्व स्पीड पर काम करना होगा। आज आप भारत में हर तरफ यही होता देख रहे होंगे। मैं जब गुजरात में था तो मैं उस समय पब्लिकली चुनौती देता था कि किसी भी दिशा में 25 किलोमीटर जाइए, आपको कोई न कोई डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता हुआ नजर आएगा। किसी भी दिशा में 25 किलोमीटर कहीं से भी शुरू करो। मैं आज किलोमीटर की भाषा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि आप हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में आप अगर नजर करेंगे, कुछ न कुछ पहले से अच्छा हो रहा है। और आप लोग भले इस पर डिबेट कर रहे हैं कि तीसरे टर्म में बीजेपी को 370 से कितनी ज्यादा सीटें मिलेगी। मैं भी तो आप लोगों के बीच में रहता हूं ना। लेकिन मेरा पूरा ध्यान देश के विकास की स्पीड और स्केल पर को और बढ़ाने पर ही लगा हुआ है। अगर मैं सिर्फ 75 दिन का हिसाब दूं आपको, सिर्फ 75 दिन तो इनकी बात करूं, 75 डेज, तो रिपब्लिक के दर्शक भी हैरान हो जाएंगे, और मैं पक्का मानता हूं हैरान हो जाएंगे। यहां कुछ लोग नहीं होंगे। देश में किस स्पीड पर काम हो रहा है। पिछले 75 डेज में मैंने करीब करीब
9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ये 110 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होता है। दुनिया के कितने ही देशों का ये साल भर का खर्च भी नहीं है और हमने सिर्फ 75 डेज में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। पिछले 75 दिन में देश में 7 नए एम्स का लोकार्पण हुआ है, 4 मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, 6 नेशनल रिसर्च लैब शुरू हुई है, 3 IIM, 10 IIT, 5 NIT के परमानेंट कैंपस या उनसे जुड़ी सुविधाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, 3 IIIT, 2 ICR और 10 सेंट्रल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इन्हीं 75 दिनों में 55 पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन या शिलान्यास हुआ है। काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट के 2 नए रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। कल्पकम में स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत हुई है और ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी काम है। तेलंगाना में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। झारखंड में 1300 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। यूपी में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। यूपी में ही 300 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इसी कालखंड में यूपी में ही अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल पार्क का भी शिलान्यास हुआ है। हिमाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। तमिलनाडु में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को लॉन्च किया गया है। यूपी के मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन हुआ है। कर्नाटका के कोप्पल में विंड एनर्जी जोन के ट्रांसमिशन लाइसेंस का उद्घाटन किया गया है। इन्हीं 75 दिनों में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। लक्षद्वीप तक अंडर सी ऑप्टिकल केबल के काम को लोकार्पण करके पूरा करके लोकार्पण किया गया है। देश के 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है। 33 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। रोड ओवरब्रिज अंडरपास की 1500 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। देश के 4 शहरों में मेट्रो से जुड़ी 7 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। कोलकाता को देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो की सौगात मिली है। पोर्ट डेवलपमेंट की 10,000 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। पिछले 75 दिनों में ही किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई है। 18,000 कोऑपरेटिव के कंप्यूटराइजेशन के काम को पूरा कर दिया गया है। किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं। और रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि ये वो प्रोजेक्ट हैं जिसमें मैं शामिल रहा हूं। इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ गुस्सा है, गालियां है, निराशा है। इनके पास न मुद्दा है और न कोई समाधान है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने 7 दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा। ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे, ये स्लोगन से उनकी सच्चाई है। बीते 10 साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं, सॉल्यूशंस देखे हैं। खाद्य सुरक्षा हो या खाद कारखानों को फिर से शुरू करना हो, लोगों को बिजली देनी हो या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, लोगों के लिए आवास योजना बनाने से लेकर आर्टिकल 370 को हटाने तक हमारी सरकार ने
सारी प्राथमिकताओं को एक साथ लेकर काम किया है। साथियों, रिपब्लिक टीवी का सवालों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। नेशन वांट्स टू नो। और ये कहते कहते आप लोग अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पहले देश में सवाल होता था कि आज देश कहां है, देश किस हालत में है। लेकिन देखिए, बीते 10 वर्षों में ये सवाल कैसे बदल गए हैं। 10 साल पहले लोग बोलते थे, हमारी इकोनॉमी का अब क्या होगा। आज लोग पूछते हैं, हम कितनी जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। 10 साल पहले लोग बोलते थे, हमारे पास ये विकसित देशों वाली टेक्नोलॉजी कब आएगी। आज लोग विदेशों से आने वालों से पूछते हैं, आपके यहां डिजिटल पेमेंट नहीं होता है क्या। 10 साल पहले लोग नौजवानों से कहते थे, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे। आज लोग नौजवानों से पूछते हैं, तुम्हारा स्टार्टअप कैसा चल रहा है। 10 साल पहले एनालिस्ट पूछते थे, इतनी महंगाई क्यों है। आज यही लोग पूछते हैं, पूरी दुनिया के संकट के बाद भी भारत में महंगाई नियंत्रण कैसे है। 10 साल पहले पूछा जाता था, विकास क्यों नहीं हो रहा। आज पूछा जाता है, आखिर हम इतनी तेजी से विकास कर कैसे रहे हैं। वैसे मैं आज सुबह ही श्रीनगर में था, अनेकों नई परियोजनाओं का शिलान्यास करके और लोकार्पण करके आया हूं। और आज नजारा ही कुछ और था दोस्तों। 40 साल से मेरा उस धरती से नाता रहा है। आज मैंने अलग मिजाज देखा, अलग रूप देखा, सपने देखे, आत्मविश्वास से भरे हुए लोग देखे मैंने। साथियों, दशकों तक सरकारों ने जिन्हें कमजोर मानकर, लायबिलिटी मानकर छोड़ दिया, इन 10 वर्षों में हमने उनकी जिम्मेदारी लेने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं, जिसका कोई नहीं, मोदी उसके साथ खड़ा है। दिव्यांगों का उदाहरण देखिए, वर्षों तक इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वोट बैंक नहीं थे। हमने ना सिर्फ दिव्यांगों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी, बल्कि लोगों की सोच भी बदली। आप हैरान हो जाएंगे जी, मैं कहूंगा ये ऑडियंस को तो शायद बेचैनी हो जाएगी। हमारे यहाँ राज्यों में लैंग्वेज अपने अपने तरीके से विकसित हुई, विविधता है, गर्व का विषय है। लेकिन हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जिनको सुनने बोलने की दिक्कत है, उनके लिए साइनेजेज की जरूरत होती है। आप हैरान होंगे, हमारे देश में साइनेजेज भी अलग अलग प्रकार के चलते थे। अब मुझे बताइए कि दिल्ली का आदमी जयपुर जाए और सामने वाला दूसरी साइनेजेज से बात करेगा तो क्या होगा उसका। आजादी के इतने सालों के बाद मैंने उस काम को किया, कमेटी बिठाई, और आज पूरे देश में मेरे दिव्यांग जनों के लिए एक ही प्रकार के साइनेजेज पढ़ाए जाते हैं। बात छोटी लगेगी लोगों, लेकिन जब एक संवेदनशील सरकार होती है ना, तब उसकी सोच, उसका अप्रोच जमीन से जुड़ा हुआ होता है, जड़ों से जुड़ा हुआ होता है और जनों से जुड़ा हुआ होता है। और देखिए, दिव्यांगों के प्रति आज समाज का नजरिया बदला है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तक दिव्यांगों के हिसाब से अब बनना, आर्किटेक्चर्स जो होते हैं वो भी डिजाइन करते समय दिव्यांग के लिए बना करके ले आ रहा है। ऐसे कितने ही स्पेशल ग्रुप और कम्युनिटीज है जिन्हें आजादी के बाद से कोई महत्व नहीं दिया गया।
हमने ऐसी गुमंतु जनजातियों के लिए स्पेशल वेलफेयर बोर्ड बनाया। साथियों, मुझे अच्छा लगा आप भी एक ग्लोबल विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन जो आपने कहा, तो मैं विदाउट रॉयल्टी एक दो सुझाव दे दूं। कोई रॉयल्टी की जरूरत नहीं है मुझे। देखिए, आप राज्यों की जो चैनल बनाने के लिए सोच रहे हैं, एक के बाद एक करने जाएंगे तो मिल नहीं बैठेगा साहब। मैं मूलतः मेरा सोचने का तरीका ही अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप एक डेडिकेटेड ऐसी चैनल बनाइए जिसमें आप टाइम फिक्स कीजिए कि 2 घंटे गुजराती, 2 घंटे बंगाली, 2 घंटे मलयालम, एक ही चैनल होगी। और आज गूगल गुरु आपका ट्रांसलेशन तो कर ही देता है, और मैं एआई की दुनिया में काफी आगे बढ़ा रहा हूं देश को। अब मेरे अपने भाषण 8-9 भाषाओं में तो आप आसानी के साथ सुन सकते हैं। अभी मैं भाषण कर रहा हूं, सभी भाषाओं में बहुत ही विदाउट नो टाइम मिल जाएंगे। तमिल लोगों को मिलेगा, पंजाबियों को मिलेगा। आप भी, उससे क्या होगा, आपकी एक कोर टीम तैयार हो जाएगी, और जो कोर टीम ज्यादा तैयार होती है, जो इकोनॉमिकली वायबल बनता है, फिर आपको 15 दिन के बाद उसको डेडिकेट कर दीजिए। आप एक दिन में 6 राज्यों की चैनल क्यों नहीं चलाते? टाइम फिक्स कर दीजिए। और टेक्नोलॉजिकली ये सब बड़ा बहुत मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, जो आप ग्लोबल चैनल बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी चैनल देखे। शुरू में आप एक न्यूज एजेंसी के रूप में सार्क देशों पर काम कर सकते हैं। ये मालदीव वाले लोगों को मदद हो जाएगी। रशीद मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तो मैं उसे कुछ भी कह सकता हूं। लेकिन अगर आप सार्क देशों में कम से कम, क्योंकि उन लोगों को इंडिया के न्यूज में इंटरेस्ट होता है, सार्क देशों में उनकी लैंग्वेज, एक प्रकार से फिर बिम्स्टेक में चले जाइए। धीरे धीरे मैं समझता हूं, लेकिन ये काम ऐसा नहीं होता साहब कि इस 5 साल में मनरेगा करूंगा, फिर 5 साल तक मनरेगा के ढोल पिटूंगा। देश ऐसे नहीं चलता है जी। देश तेज गति से चलता है। देश को बहुत बड़े काम करने होते हैं। और मैं मानता हूं, आपको तो चुनाव लड़ना नहीं है, चिंता क्यों कर रहे हो?